हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वे प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, क्या होता है प्रस्तावना, क्या होता है इसका मतलब। देखिए, प्रस्तावना मतलब हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसका मतलब होता है, इस प्रस्तावना से हम ये चीज़ समझते हैं कि हमारे संविधान की का आदर्श क्या है, हमारा संविधान जो बना है उसका मूल चीज़ क्या है। इस प्रस्तावना में संविधान जो है उसका मूल चीज़ होता है, जिससे पढ़कर हम अपने संविधान के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रस्तावना कब आता है तो आपके दिमाग में यहाँ से दो देश का नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो है USA। ध्यान रखिएगा, अमेरिका। और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, AU ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। तो यही चीज़ कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो अमेरिका से। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए हम अब देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। हमारे देश की का जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें वो जो स्टार्ट होता है वो है हम भारत के लोग। यानी कि हमारे देश के संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या है, भारत के लोग हैं। ये एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ का जो सत्ता है वो यहाँ के लोगों में होता है, लोगों से चलता है। यानी कि आप के मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ का जो सत्ता है वो तो प्रधानमंत्री चलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चलाते हैं, लेकिन सत्ता का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कौन चुनता है, MP। और MP को कौन चुनता है, तो पब्लिक, यानी कि हम भारत के लोग। तो इनडायरेक्ट रूप से कहा जाए तो भारत का सत्ता किसके कौन चला रहा है, भारत के लोग। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोकतंत्र की शक्ति वहाँ के लोगों में होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान रखिए इस चीज़ को। पहले हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में क्या समझते हैं, क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई देश अगर अपने बाह्य और आंतरिक कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो तो उस देश को हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम देश बोलते हैं, क्योंकि वो अपना आंतरिक और बाह्य फैसला लेने में सक्षम है और स्वतंत्र भी है। लेकिन आज़ादी से पहले हमारा देश स्वयं प्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, क्योंकि जो भी फैसला लेता था या तो ब्रिटिशर्स लेते थे, हम और भारत उसका उपनिवेश था। और संप्रभु का एक वो होता है कि आप अपना जो राष्ट्र है आप अपने तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। जब संविधान बन गया तो हमारा देश स्वयं प्रभु हो गया, और आज के डेट में भी हमारा जो देश चलता है वो अपने संविधान से चलता है। हम हमारे देश चलाने के लिए कोई बाहरी कोई देश इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। अगला है समाजवादी। देखिए दोस्तों, समाजवादी का बेसिक मीनिंग है मोटा तौर पे तो ये समानता से आता है, समानता। ठीक है, तो भारतीय समाजवाद और यूरोपियन समाजवाद में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो क्या है, देखिए भारतीय समाजवाद है वो नेहरू और गांधी के विचारों से मिलता जुलता है। तो भारत का समाजवाद, यहाँ जो हम समानता लाने की कोशिश करते हो नेहरू और गांधी के विचारों से। ठीक है, तो यहाँ भारत का समाजवाद है नेहरू गांधी इस पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ हम अहिंसात्मक रूप से समाजवाद लाते हैं, नहीं कि जैसे कि गरीब और अमीर दोनों के बीच का जो खाई है बहुत अधिक है, उसको जब हम गैप उसको ख़त्म करना है तो हम उसको बाई फोर्सली या फिर लड़ के नहीं लेते हैं, उसको हम किसके तरीके से, अहिंसात्मक रूप से। यानी कि नेहरू और गांधी के तरीके से, नेहरू गांधी के बेस्ड है समाजवाद से। अब हम अगला टर्म देखते हैं, पंथ निरपेक्ष। देखिए दोस्तों, वादी में पंथ निरपेक्ष इसका मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का जो बेसिक मीनिंग होता है कि हमारे देश या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा या कोई पंथ नहीं होगा,
पंथ या धर्म किसका होगा? यहाँ के लोगों का, यानी कि धर्म भारत के लोगों का होता है, नहीं कि भारत का होगा। और भारत के लोगों को अपने धर्म को मानने, अपने धर्म में उपासना करने, अपने धर्म को प्रचार करने, अपने धर्म को फैलाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है यहाँ के लोग। इसलिए हम इसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। अगला टर्म देखते हैं क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए इसका मीनिंग समझिए। लोकतंत्रात्मक से मतलब समझ गए होंगे कि भारत की शक्ति यहाँ की लोकतंत्र है। लोकतंत्र में से हर एक लोग को अपना तंत्र पे शासन यहाँ के लोग करता है, यानी कि लोकतंत्र में हर एक आदमी का अपना भागीदारी होता है, जो अपना सरकार चुनता है। और किस तरीके से गणराज्य होता है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ राजा का बेटा यानी कि एक बार जो प्राइम मिनिस्टर बन गया उसका बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा नहीं है। मतलब वंशानुगत नहीं है। यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो राजा चुनता है वो कौन होता है? पब्लिक चुनता है, इसलिए लोकतंत्रात्मक बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखें, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या? तो न्याय। ध्यान रखिए, कितने न्याय कितने तरीके के हैं हमारे संविधान में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन न्याय अगर बात किया जाए, न्याय कितने तरीके के? तो याद रखिए 3 तरीके के। ठीक है, उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि स्वतंत्रता। यानी कि अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता कितने तरीके की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता 5 तरीके के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अवसर की समता, यानी कि समता का मीनिंग समानता से होता है। तो समानता कितने तरीके की? तो 2 तरीके की समानता। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। 2 तरीके की समानता, 3 तरीके का न्याय और 5 तरीके की स्वतंत्रता समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए हम बंधुता को बढ़ावा देंगे, नहीं कि हम दंगा या फिर हिंदू मुस्लिम इसको डिवाइड करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चारों अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो हमारे देश की एकता और अखंडता नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हम अपने देश को एक और अखंड बनाने के लिए सभी के साथ बंधुता बनाए रखें। बंधुता बढ़ाने के लिए इस दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1949। इसी तिथि को हमारे संविधान एक्सेप्ट कर लिया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था। ध्यान रखिए, इस नवंबर 1949 को अपना संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था। यही डेट था जिस दिन संविधान, हाल ही में सरकार ने इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें हम 2-3 चीज़ अंडरलाइन कर रहे हैं जो कि प्रस्तावना से एक 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, आपको अंडरलाइन कर रहे हैं कि प्रस्तावना में अभी तक क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में बस एक ही बार संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि एकता अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। ध्यान रखिएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंड, यानी कि सोशलिज्म, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स एकता और अखंडता, सोशल मीन्स समाजवाद। इसको एक बार सही से देख लीजिए कि क्या क्या शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे संविधान के प्रस्तावना में। बस एक ही बार प्रस्तावना का संशोधन हो चुका है। इस प्रकार हम लोग पूरे देख लिए प्रस्तावना, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग करेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से हुआ है? भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समता का उल्लेख है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, उसके बाद मैं इसका जवाब फिर मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है, चलिए फिर आप ध्यान फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।